देहांत हो गया था, जिस चीज से वो बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसकी दादी हमेशा उसको डांट लगाया करती थी, उसको समझाती थी, लेकिन जब उन्होंने डांटना बंद किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। उनके मरने के बाद तो हैन को भी सियोन की तरह आत्माएं दिखाई देना शुरू हो गई थी, और फिर हैन के साथ साथ सियोन भी इस बात से हैरान था कि उसे आत्माएं कैसे दिखाई दे रही है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में सियोन हैन से पूछता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें आत्माएं अभी से दिखाई देना शुरू हुई या फिर हमेशा से दिखाई देती है? तो हैन कहती है कि जब तुमने कैमरे से फोटो खींचा था ताकि मैं अपनी दादी को देख पाऊं, तभी से मुझे वहां पर मौजूद सारी आत्माएं दिखाई देने लग गई थी। सियोन कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है, जब पहली फोटो खींची जाती है तो इंसान आत्मा को देख पाता है, लेकिन दूसरी फोटो खींचने के बाद इंसान आत्माओं को नहीं देख सकता। तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया कि दूसरी फोटो खींचने के बाद भी तुम्हें आत्माएं दिखाई दे रही है? अब यहाँ दोस्तों फिलहाल हैन काफी ज्यादा डरी हुई होती है इन आत्माओं को देखकर। तो सियोन कहता है टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लूंगा ताकि तुम्हें आत्माएं ना दिखाई दे। इसके बाद वो हैन को कुछ पावर्स भी देता है जिसकी मदद से आत्माएं नजदीक नहीं आती, साथ ही अपना नंबर भी देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम कर पाए, लेकिन एक शर्त पर कि जब तक इमरजेंसी ना हो और आत्माएं हैन की जान लेने वाली ना हो तब तक वो सियोन को फोन नहीं करेगी। इसके बाद हैन चली जाती है वहां से, लेकिन बेचारे सियोन ने नंबर देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही हैन आत्माओं को देखती है वो तुरंत ही सियोन को फोन लगाकर कह देती है कि ये आत्माएं मुझे परेशान कर रही है, तो क्या इन सभी को स्टूडियो का एड्रेस दे दूं मैं, वहां से तुम इन आत्माओं को दूसरी दुनिया में भेज देना। सियोन कहता है पागल हो क्या, किसी को यहाँ की लोकेशन मत देना वरना वो सब यहाँ पर आकर मेरी जान ले लेंगे। न जाने यार किस आफत की दुनिया को दे दिया मैंने अपना नंबर, छोटी छोटी बातों के लिए फोन करके परेशान करती रहती है, इसलिए वो फोन स्विच ऑफ ही कर देता है। अब अगले सीन में सियोन और पार्क जून को स्टूडियो के लॉक्स ला कर देते हैं, जिसमें सियोन की पूरी पीढ़ी के जितने भी लोगों ने आज तक जितने भी आत्माओं को उनकी इच्छा पूरी करके भेजा था ना, उन सभी की जानकारी यहाँ पर लिखी होती है। अब पार्क और जून का काम होगा कि इन सारे लॉक्स में से ऐसे इंसान के बारे में जानकारी निकालना जो दूसरी फोटो खींचने के बाद भी आत्माओं को देख पा रहा था, जैसा कि मतलब हैन के साथ हो रहा है सेम ऐसा ही। अब जून का तो दिमाग घूम जाता है कि इतना काम मुझसे नहीं होगा भाई, ये तो ओवर टाइम करके भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो पता ही है कि ओवर टाइम करते करते मैं मर गया था, जिसके बाद हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है दोस्तों कि आखिर जून की जान कैसे गई। तो असल में एक दिन जून ओवर टाइम करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से पहली डेट के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसका बॉस फोन करके कहता है कि अगली रिपोर्ट मुझे सुबह तक चाहिए कैसे भी करके, अगर रेडी नहीं हुई तो कल से काम पर मत आ जाना। ये सुनकर जून का दिल टूट जाता है कि जिंदगी भर तो सिंगल ही बैठा था, पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर जाने की बारी आई, सब खत्म हो गया, लगता है सिंगल ही मरूंगा। और भगवान बेचारे की इच्छा सुन लेता है, उसी टाइम उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस के अंदर ही उसकी जान चली गई। अब यहाँ दोस्तों दूसरी तरफ हैन की कजन जूलिया अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी घूमने फिरने में खर्च करके हॉस्पिटल आती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया था कि उसे कैंसर है और 1 महीने के अंदर वो मर जाएगी, इसीलिए उसने सारे पैसे अय्याशी करने में उड़ा दिए। लेकिन तब डॉक्टर उसको एक खुशखबरी देता है कि आपका कैंसर ठीक हो रहा है, जिससे आपके बचने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। लेकिन ये जूलिया के लिए खुशखबरी बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो डॉक्टर का कॉलर पकड़कर कहती है कि बेवकूफ कहीं के, तेरी वजह से मैंने सारे पैसे उड़ा दिए अपने, मैंने सोचा मैं मरने वाली हूँ और अब जिंदा रहकर करूंगी क्या, सड़क पर आ गई हूँ मैं, और ये तुम्हें खुशखबरी लगती है बताओ। बेचारा डॉक्टर भी सोच में पड़ गया था कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार दुनिया में, देखो अच्छी खबर के लिए मुझे सुनाकर चली गई, कमाल है। वही हैन दोस्तों अपने क्लाइंट से मिलने हॉस्पिटल आती है, जहाँ उसे सबसे ज्यादा मरे हुए लोग ही दिखाई देते हैं, इसीलिए आत्माओं का पूरा झुंड उसके पीछे पड़ जाता है ताकि उसको मार कर अपनी तरह बना पाए। अब हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि हैन की शक्तियां दोस्तों काम नहीं कर रही हैं फिलहाल, वही वाली शक्तियां जिससे वो आत्माओं को दूर भगाती है, इसीलिए अपनी जान को बचाकर वो वहां से भाग रही होती है। साथ ही साथ आत्माओं के इतने झुंड को देखकर उसकी हालत खराब की दुनिया में जिंदा लोगों से ज्यादा तो आत्माएं भटकती हैं। अगले सीन में सियोन एक परिवार के पास जाता है जिनके किसी अपने का देहांत हो गया था। उसकी इच्छा थी कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य से आखिरी बार मिल ले, इसीलिए सियोन उस परिवार में से किसी को आत्मा से मिलवाना चाहता है। पर सभी सियोन को पागल कहने लगते हैं कि क्या तुम हमारा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हो, अभी जिसके शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया है वो हमें कैसे बुला सकता है। इसीलिए वो बेचारे सियोन की पिटाई कर देते हैं और लोगों को फिर आत्माओं के बारे में समझाना, आत्माओं की इच्छा पूरी करना, इन सब चीजों की वजह से सियोन की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। आराम तो मिलना नामुमकिन था उसके लिए। इसीलिए जब वो परेशान हालत में घर आता है तो वहां पर हैन पहुंच जाती है, जो उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम बचपन से आत्माओं को देखते हुए आ रहे हो, लेकिन मैं तो आज पहली बार आत्माओं को देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ, मुझे माफ करना। तुम्हारी बात पर पहले मुझे भरोसा नहीं था कि तुम भूतों को देख सकते हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें समझ में आ रही है। वो सियोन के बिखरे बाल भी दोस्तों सवार देती है, जिसको ऐसा करते हुए वो बस देखता रह जाता है। उसको उसके बचपन की चीजें याद आ जाती है, जब उसने एक लड़की को ऐसे ही भूतों से बचाया था
और उसने भी सियोन के बाल संवारते हुए उसकी तारीफ की थी कि तुम बहुत ही बहादुर हो जो इन सारी भूत वाली चीजों को हैंडल कर लेते हो। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो अपने घर पर आया होता है, जहाँ वो मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। और पार्क के साथ भी काफी बुरा हुआ है दोस्तों। असल में वो एक पुलिस ऑफिसर था। एक बार जब वो अपने साथी ऑफिसर के साथ अपराधी के पीछे भाग रहा था ना, तब पार्क ने उस अपराधी को तो पकड़ लिया था, लेकिन उस अपराधी ने पार्क के पेट के अंदर चाकू डाल दिया। उसी टाइम पार्क के आसपास कोई था नहीं जो उसकी मदद कर पाए, और जो साथी ऑफिसर था वो भागते हुए दूसरे रास्ते से चला गया अपराधी को ढूंढने के लिए, इसलिए कोई भी पार्क की मदद नहीं कर पाया। उस दिन पार्क की मैरिज एनिवर्सरी भी थी। काम में बिजी होने की वजह से वो कभी अपनी पत्नी के लिए समय नहीं निकाल पाया, लेकिन उस दिन बहुत ही अच्छे से उसने प्लानिंग करके रखी हुई थी कि आज मैं अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन सब धरा का धरा रह गया और बेचारे पार्क की मौके पर ही मौत हो गई। उसके मरने के बाद से उसकी पत्नी बिल्कुल अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन पार्क डेली अपनी पत्नी से मिलने जाता है। हालांकि वो उसको देख तो नहीं पाती, लेकिन उसको महसूस हमेशा होता है कि पार्क आज भी उसके आसपास मौजूद है। अगले सीन में जून सियोन से कहता है कि मुझे लॉक्स के अंदर से एक लड़की का डेटा मिला जो कि शायद तुम्हारे दादा या परदादा ने लिखा है। उनके हिसाब से एक लड़की को दूसरी बार फोटो खींचने के बाद भी आत्माएं दिखाई देना बंद नहीं हुई थी, तो फिर उन्होंने दुनिया में भटकती हुई एक आत्मा को चुना और उसको मनाया कि वो उस लड़की के साथ फोटो खिंचाए। इससे होगा ये कि जिस लड़की को आत्मा दिखाई देना बंद नहीं हुआ था उसे आत्मा दिखाई देना तो बंद हो जाएगा, लेकिन जिस आत्मा के साथ उसकी फोटो खींची जाएगी वो कभी भी आफ्टर लाइफ में जाकर वापस स्टूडियो में नहीं आ पाएगा। मतलब कि उस आत्मा के लिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने का तरीका ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सियोन कहता है कि हम ऐसी आत्मा लाएंगे कहां से जो हैन के लिए अपनी आखिरी इच्छा कुर्बान कर दे। ऐसी आत्मा तो शायद ही कहीं मिलेगी। साथ ही वहाँ पर यह भी चेतावनी लिखी होती है कि जबरदस्ती भटकती आत्मा की इच्छा को खत्म किया जाएगा तो इससे फोटोग्राफर की जान को ही खतरा होगा, या तो वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा या फिर सीधे मारा जाएगा। लेकिन सियोन उस चेतावनी को नजरअंदाज करता कहता है मुझे क्या होगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसी आत्मा को जरूर ढूंढ निकालूंगा जिससे हैन की मदद हो पाए, क्योंकि आज जो हैन आत्माओं को देखने से परेशान है वो भी मेरी वजह से हुआ है। उसकी तकलीफ का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ, तो मुझे ये सब कुछ करना होगा। इसीलिए दोस्तों वो कोई भटकती आत्मा को ढूंढने में निकल जाता है। अब अगले सीन में हैन जब रात को अपने घर की ओर जा रही होती है तभी कई सारी आत्माएं उसे चारों तरफ से घेर लेती है, उस पर हमला करके उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। हैन बड़ी कोशिश करती है कि उसकी शक्तियां जाग जाए ताकि आत्मा को वहां से भगा पाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब एक आत्मा जैसे ही हैन को जलाने वाली होती है तभी उसे बचाने के लिए सियोन वहां पर पहुंच जाता है, जो काफी बढ़िया तरीके से सारी आत्माओं को खत्म कर देता है। तब जाकर हैन की जान बच जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर भी चुकी थी। ये देखकर अब सियोन भी परेशान हो जाता है कि कैसे छुटकारा दिलाए हैन को। वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि शायद हैन मेरी जान 35 साल पूरा होने के टाइम में बचा लेगी, लेकिन नहीं, हैन तो बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की है जो खुद को भी नहीं बचा पा रही आत्माओं से, तो मुझे क्या बचाएगी। मुझे पता है कि 35 साल पूरा होते ही गार्डियन एंजल मेरी जान लेने के लिए आएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक भी होगा। उससे लड़ने में हैन की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं हैन की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इतना सेल्फिश नहीं हूँ मैं कि खुद के लिए किसी दूसरे की जान को दांव पर लगा दूं। इसीलिए दोस्तों वह हैन को वहां से स्टूडियो लेकर आ जाता है, क्योंकि उसको एक ऐसी भटकती हुई आत्मा मिल चुकी थी जो कि अपनी आखिरी इच्छा हैन के लिए कुर्बान कर दे। असल में ये वही आत्मा है जिससे सियोन की लड़ाई लिफ्ट में हुई थी। जब वो पहली बार हैन से मिला था, उस आत्मा का ये कहना होता है कि उसने एक बिजनेस प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन कंपनी के बॉस ने उसका आइडिया चुराकर उसी प्रोजेक्ट के हिसाब से नया बिजनेस शुरू किया और एक फूटी कौड़ी तक उसको नहीं दी। इसी सदमे में उस आदमी की जान चली गई, ये उसका कहना था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे अब सड़क पर आ चुके हैं। इसलिए सियोन ने उस आदमी से डील की होती है कि तुम्हें अपनी आखिरी इच्छा हैन के लिए कुर्बान करनी होगी। इसके बदले तुम्हारी पत्नी और बच्चों को जैसा हो सकता है वैसा ख्याल रखूंगा मैं, और बॉस से पैसे भी लेने की कोशिश करूंगा। इस डील पर वो आत्मा हामी भर देती है, इसीलिए उस आत्मा के साथ हैन की फोटो खींची जाती है। हैन को भी डर लग रहा होता है कि क्या इससे सच में आत्माएं दिखाई देना मुझे बंद होंगी भी या फिर नहीं। तो सियोन कहता है कि भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद फोटो खींचकर वो लिफ्ट वाली आत्मा आफ्टर लाइफ के अंदर चली जाती है और अब वो कभी स्टूडियो में वापस नहीं आ सकती। चाहे फिर वो कितने भी खतरों का मुकाबला करके स्टूडियो तक क्यों ना पहुंच जाए, वो आ ही नहीं पाएगा। अब हैन सियोन से कहती है कि देखो, आत्माओं को देखकर मुझे डर तो लगता है, लेकिन अब मुझे आत्माएं दिखाई देना बंद हो जाएंगी ना, तो मैं एनी टाइम तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि बिना आत्माओं को देखे अपनी शक्तियों की मदद से तुम्हें आत्माओं से बचा पाऊं, जैसे पहले करती थी। पर सियोन कहता है कि हैन, तुम्हें अब से मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि तुम्हें इन सब चीजों से कितना डर लगता है, और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। मैं हमेशा इन आत्माओं के जंजाल से बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं इन सारी चीजों से दूर जा ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब से हम दोनों कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं। इससे तुम भी सेफ रह पाओगी और मैं भी। वैसे भी करीब 80 से 85 दिनों के बाद तो मैं यहाँ से दूर चला ही जाऊंगा। ये सुनकर हैन का दिल टूट जाता है। वो दोस्तों सियोन को पसंद करने लगी
लगी थी और उससे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन सियोन तो खुद उसे दूर करना चाहता है। इसीलिए वो घर आकर उदास बैठ जाती है कि अगर सियोन मुझे अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहता है तो ठीक है, दूर हो जाए वो मुझसे, मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में सो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सियोन काफी खुश होता है कि कल की सुबह हैन के लिए काफी सुहानी होगी। मैंने उसको आत्माओं से जुड़ी चीजों से दूर कर दिया है। असल में दोस्तों वो खुद वैसे हैन से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन वो उसको तकलीफ भी नहीं देना चाहता ना, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा फैसला लिया है। इसके बाद वो सोने लगता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती, क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ था कि जबरदस्ती भटकती आत्मा को आफ्टर लाइफ में भेजा जाएगा तो फोटोग्राफर की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सियोन को बड़ा तेज बुखार चढ़ जाता है और वो बिस्तर से हिल भी नहीं पाता। वो जैसे दवा खाने की कोशिश करता है वहीं पर गिरकर बेहोश। अब अगली सीन में हमें एक डिलीवरी कंपनी के सीन को दिखाया जाता है, जहां से वर्कर्स अलग अलग लोकेशन पर सामान डिलीवर करने का काम करते हैं। उसी कंपनी में जेम्स नाम का लड़का भी काम करता है और ये जेम्स वैसे बहुत ही अच्छा लड़का है दोस्तों। पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चे पूरे करने के लिए ये काम करता रहता है। उसने कुछ टाइम पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है और मंडे के दिन उसको डिग्री मिलेगी। वो और उसके कोवर्कर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और फिर जेम्स के ग्रेजुएट होने पर सारे कोवर्कर्स जेम्स को बिल्कुल अपने भाई की तरह मानते हैं और जेम्स भी कम नहीं था। जब कभी कोई वर्कर काम पर नहीं आता तो खुशी खुशी उसके जिम्मे का भी काम बिना कह के कर दिया करता था। अब जेम्स जैसे ट्रक में सामान लोड करके उसको डिलीवर करने जा रहा होता है, तभी एक आत्मा वहां पर पहुंच जाती है जो जेम्स को पजेस करने की कोशिश करती है। ये होते ही जेम्स को नींद आ जाती है और जिस ट्रक को लेकर वो जा रहा होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे क्या होना था, ट्रक सड़क के किनारे खड़े लोगों की ओर बढ़ने लग जाता है। उन्हीं लोगों में हैन भी खड़ी होती है। अब सामने ट्रक को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन ट्रक उसको टक्कर मार पाती। तभी जेम्स तुरंत खुद को होश में लाकर स्टीयरिंग घुमा देता है। फाइनली वो लोग बच जाते हैं दोस्तों, लेकिन ट्रक पलट जाता है। ये होते ही पीछे से आ रही कुछ गाड़ियां स्पीड में होने की वजह से ब्रेक लगा नहीं पाती और देखते देखते सारी गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। जैसे ही लोग मरते हैं उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसको हैन देख पाती है। यानी कि वो आत्माओं को अभी भी देख सकती है और वो आत्माएं जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है तो बीमार सियोन वहां पर आकर हैन की आंखें बंद कर देता है ताकि आत्माओं को देखकर वो डर ना जाए। वो कहता है कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखो। उसने दोस्तों आत्माओं से हैन को तो बचा लिया था, लेकिन वो खुद जो बीमार था इसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो फिर हैन उसको संभालती है और अपने कंधे पर बैठाकर उसको घर लेकर आती है ताकि उसका इलाज करवा पाए। सियोन को बहुत ही तेज बुखार होता है, लेकिन फिर भी जब उसको थोड़ा सा होश आता है तो वो हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और दोबारा से वहाँ स्टूडियो जाने लगता। लेकिन हैन कहती है कि बीमार हो, कम से कम एक दिन की तो छुट्टी ले लो। जिस पर सियोन कहता है कि बाहर कई सारी एम्बुलेंस की आवाज सुन रही हो। जब कभी एक्सीडेंट या किसी दूसरी तरह की दुर्घटना होती है जिसमें अचानक से कई लोग मारे जाते हैं, उस दिन स्टूडियो में आत्माओं की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि सब के सब अपने अधूरे सपने के लिए अचानक मर जाते हैं। इसलिए मुझे उनके पास जाना ही होगा, उन्हें मेरी जरूरत है। तुम अपना ख्याल रखो प्लीज। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था मैंने कि तुम्हें आत्माएं ना दिखे, वो तो काम नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी कुछ करूंगा इसके बाद। तुम चिंता मत करो, मैं दूसरा तरीका ढूंढ निकालूंगा। इतना कहने के बाद वो स्टूडियो आ जाता है, जहां पर ये देखे दोस्तों आत्माओं की लाइन लगी हुई है, जो उन सभी को लाइन में लगा रहा होता है कि कौन पहले मरा है वो आगे आ जाओ, उसकी इच्छा पहले पूरी होगी। इसके बाद सियोन बड़ी मुश्किल से सारी आत्माओं की इच्छा पूरी कर देता है। अब यहाँ से हमें हैन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ छोटी हैन दोस्तों अपने परिवार के साथ अपनी दादी के घर जा रही है। सभी बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी अचानक से मातम में बदल जाती है, क्योंकि सामने से आ रही एक बेकाबू गाड़ी हैन की गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिससे हैन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये एक्सीडेंट इतना भयंकर कि मौके पर ही हैन के माता पिता मारे जाते हैं। सिर्फ हैन की सांसें चल रही होती है। तभी वहाँ पर आकर कोई उसे बचा लेता है, जिसकी शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। इसके बाद हैन सियोन के स्टूडियो में आती है, जहाँ उसके पास वही आत्माओं की फोटो खींचने वाला कैमरा होता है। हैन सियोन से कहती है कि मैं अपने माता पिता को याद कर रही हूँ। इसका मतलब वो उनको देखना चाह रही थी, लेकिन सियोन ने छोटी हैन को उसके माता पिता की आत्मा से मिलवाया या फिर नहीं, ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। हो सकता है कि किसी गलत तरीके का इस्तेमाल करके सियोन ने हैन को उसके माता पिता की आत्मा से मिलवाने की कोशिश की हो, और पर यह भी हो सकता है कुछ गड़बड़ी के कारण हैन के पास ऐसी शक्ति आ गई हो जिससे वो आत्माओं को दूर भगा सकती है। लेकिन ये फिलहाल हमारे थॉट्स हैं दोस्तों, देखते हैं क्या होगा। और अब प्रेजेंट टाइम में जेम्स को जब पता चलता है कि वो मर चुका है तो उसको बहुत ही बुरा लग जाता है कि मैंने सालों की मेहनत लगाकर पढ़ाई की थी, डिग्री तक नहीं ले पाया, और देखो मरा भी तो ऐसे कि मेरी वजह से कई लोगों की जान चली गई। ये चीज मैं कभी नहीं चाहता था। मैं पढ़ लिख कर दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहता था, लोगों की मदद करना चाहता था। ऐसी मौत नहीं चाहिए थी मुझे। इसी वजह से दोस्तों वो रोने लग जाता है। इधर सियोन सोच रहा होता है कि आखिर जेम्स से वो एक्सीडेंट हुआ कैसे। तब उसको याद आता है कि वो एक्सीडेंट से कुछ टाइम पहले हैन से मिलने वहां पर पहुंच गया था, और जो आत्मा जेम्स के ट्रक के अंदर मौजूद थी
उसने मुझे देखने के बाद जेम्स को पजेस किया ताकि वो ट्रक को मेरी तरफ लाकर मुझे मार दे, लेकिन लोगों को बचाने के लिए जेम्स ने ट्रक घुमा दिया। इसका मतलब असल में वो आत्मा मुझे मारना चाहती थी। शायद वो आत्मा कैमरे की गार्डियन एंजल होगी और वो मुझे ये करके ये याद दिलाना चाह रही है कि मेरे मरने के दिन करीब आ रहे हैं। उस एक्सीडेंट के होने में दोस्तों जेम्स की कोई गलती थी नहीं। वो एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ सियोन की वजह से। सोचता है कि आखिर कितनी मुसीबतों का बोझ अपने कंधे पर उठाए फिरूंगा मैं। तभी वहाँ जेम्स की आत्मा भी स्टूडियो पहुंच जाती है। जेम्स सियोन से कहता है कि ट्रक चलाते टाइम पर न जाने अचानक से मुझे क्या हो गया था कि मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा। मुझे नींद आने लग गई जिससे ये भयंकर हादसा हो गया। मैंने वो एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया था, मेरी कोई गलती नहीं थी इस पर। तो सियोन कहता है कि मैं जानता हूँ कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। वैसे तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे सपने बहुत होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक आखिरी इच्छा ही तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। तो जेम्स कहता है कि मुझे कॉन्वोकेशन सेरेमनी में जाना है, जहाँ जाने का मेरा सपना था कि बड़ी खुशी के साथ मैं अपनी डिग्री लूंगा। जिंदा तो नहीं जा पाया, तुम मुझे ऐसे ही वहां ले चलो। इस पर सियोन मान जाता है। कुछ देर के बाद सियोन एक प्यारे से कुत्ते की आत्मा के साथ हैन के पास आता है, जिसको उसके ओनर ने छोड़ दिया था और इसी हालात में कुत्ते की जान चली गई। इसीलिए अब हैन उस कुत्ते को अपने पास रख लेती है ताकि उसका ख्याल रख पाए। तो सियोन कहता है कि तुमने कहा था कि जब आत्माओं ने तुम पर हमला किया तो तुम्हारी शक्तियां जागी नहीं, तो मेरे ख्याल से कोई तरीका तो होगा तुम्हारी शक्तियों को जगाने का। और तब वो जैसे ही हैन के करीब आकर खड़ा होता है ना, तभी हैन की शक्तियां जाग जाती है। यानी कि जब भी सियोन हैन के एकदम करीब रहेगा तभी हैन की शक्तियां जागेंगी। वो अकेले अपनी शक्तियों को जगा नहीं सकती। ये देखकर हैन उससे कहती है कि देखो अब तो मुझे वजह मिल गई तुम्हारे करीब रहने की, इसीलिए मुझसे दूर कभी मत होना प्लीज, मैं तुम्हें पसंद भी करने लगी हूँ। और वो उसको प्रपोज करते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे? हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। सियोन मना तो करना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास जिंदा रहने को बहुत ही कम दिन बचे होते हैं। इतने दिन के लिए वो रिलेशनशिप में आकर हैन का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए मना कर देता है कि माफ करना, अभी इन सब चीजों के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। सुनकर हैन गुस्सा हो जाती है कि क्या आदमी है ये, जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को प्रपोज किया और बताओ उल्टा रिजेक्ट कर दिया मुझे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अगले सीन में सियोन जेम्स को उसके कॉन्वोकेशन में लेकर आता है, जहाँ कर जेम्स बड़ा खुश होता है कि सियोन की वजह से कम ये नजारा तो मैं देख पाया जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी। फिर वो सियोन को अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे टोकरी में डालकर ऐसे छोड़ दिया था, बिल्कुल लावारिस की तरह। उसके बाद अनाथ आश्रम वालों ने मुझे संभाला और रहने की जगह दी, लेकिन अनाथ आश्रम में बाकी बच्चे मस्ती करते और आरोप मुझ पर लगा दिया जाता। मैं तो बहुत ही भोला भाला था और मैं सोचता था कि मेरे दोस्तों को मार ना पड़े तो खुशी खुशी आरोप खुद पर ले लेता। इसी वजह से मुझे अनाथ आश्रम से बाहर निकाल दिया गया और तब मैंने डिलीवरी कंपनी ज्वाइन की। वहां दिन रात मेहनत करके कॉलेज में खुद के पैसों से एडमिशन करवाया। मेहनत करता रहा ताकि एक दिन जब मौत आएगी तो खुशी से मर सकूंगा कि मैंने ईमानदारी और लोगों की भलाई में जिंदगी गुजार दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, ऐसे ही मुझे मार दिया बताओ एक एक्सीडेंट में। ये सुनकर सियोन को बड़ा बुरा लग जाता है कि यार सच कह रहा है ये। जिसके बाद वो जेम्स का फोटो खींचने से पहले स्टूडियो के अंदर ही कॉन्वोकेशन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए डिग्री को जेम्स को देता है, लेकिन वो फोटो खींच पाता इससे पहले कॉलेज से सियोन को फोन आता है कि जेम्स की डिग्री को जो तुम लेकर गए हो उसे वापस करो। जेम्स ने नींद में ट्रक चलाकर एक्सीडेंट करवा दिया जिसमें कई लोग मारे गए। ऐसे इंसान को डिग्री देकर हम हमारे कॉलेज की इज्जत खराब नहीं कर सकते। न्यूज वगैरह में भी जेम्स के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि शराब पीकर ट्रक चला रहा था वो, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। ओहो, ये देखकर जेम्स का दिल वहीं टूट जाता है कि ऐसी मौत मैं नहीं चाहता था यार। लोग मेरे मरने के बाद सारा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, जबकि मैंने असल में कुछ किया ही नहीं है ऐसा। दूसरी तरफ जेम्स के कोवर्कर्स अपने बॉस से कहते हैं कि सर न्यूज वगैरह में जेम्स के बारे में सारी गलत बातें बताई जा रही है। सबसे अच्छा रिकॉर्ड कंपनी में उसी का था, उसने तो कभी नशा वगैरह इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि जेम्स कैसा इंसान था। लेकिन दोस्तों बॉस जेम्स के अच्छे रिकॉर्ड्स को जलाते हुए कहता है किसी ने भी जेम्स के बारे में कुछ भी बाहर कहा तो सबको नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि बॉस को भी पता है कि उसने जेम्स के साथ साथ बाकी वर्कर्स के साथ भी गद्दारी की है। ज्यादा काम करवाकर कम पैसे वो दिया करता था इनको, और अगर जेम्स के बारे में मीडिया को पता चला तो वो रिकॉर्ड्स देखने कंपनी में आएंगे। इससे क्या होगा, बॉस की पोल खुल जाएगी। इसीलिए उसने डरा धमकाकर सभी को वर्कर्स को चुप करवा दिया। अगले सीन में सियोन को जेम्स की आत्मा से पता चलता है कि बॉस सभी वर्कर्स से बहुत ही एक्स्ट्रा काम करवाकर कम पैसे दिया करता था। तो हैन कहती है कि मैं कंपनी के खिलाफ केस लड़ूंगी कि वर्कर्स के ऊपर अत्याचार करते हैं ये लोग।
उन्हें कम पैसे देते हैं। इससे बॉस को उसकी औकात पता चलेगी और फिर हम जेम्स की सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आ पाएंगे कि वो कितना अच्छा इंसान था। लेकिन इसके लिए वर्कर्स के बयान की जरूरत पड़ेगी, तभी ये केस जीता जा सकता है। ये जानकर जेम्स के सारे कोवर्कर्स बॉस के मुंह पर ही कह देते हैं कि ऐसी कंपनी में काम करना ही नहीं हमें, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। वो सारे कोवर्कर्स हैन के साथ शामिल होकर कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस चीज से कंपनी ये केस हार जाती है और उसे फिर सभी वर्कर्स के परिवार वालों को भरपाई की कीमत चुकानी पड़ जाती है। उसी के साथ कोवर्कर्स ने जेम्स के बारे में भी दुनिया को बता दिया होता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। इस चीज से जेम्स बड़ा खुश हो जाता है। सियोन उसके सारे कोवर्कर्स को बुलाता है ताकि आखिरी बार वो जेम्स को देख पाए। वो सभी उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाए होते हैं जो उन्होंने उसके डिग्री मिलने के बाद देने के लिए रखे हुए थे। जेम्स की आंखें भर आती हैं बेचारे की सारी चीजों को देखकर। कहता है काश मैं कुछ और टाइम अपने साथियों के साथ गुजार पाता, लेकिन अब ये नामुमकिन है। और इसी नम आंखों के साथ साथ दोस्तों जेम्स को आखिरी विदा लेनी पड़ जाती है। सियोन भी फोटो खींचकर उसको आफ्टर लाइफ में भेज देता है। अब रात को हैन सियोन के साथ होती है, जहां वो उससे कहती है देखो रिलेशनशिप में मत आना, मुझे दोस्त भी मत बनाना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हें अकेले परेशानी उठाता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सियोन तो बस हैन की आंखों में ही देखे जा रहा होता है और इस बार वो हैन को मना नहीं कर पाता और उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है। इस चीज से हैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको डर भी लग रहा होता है कि आज जो परेशानी मैंने उठाई है वो तो कुछ भी नहीं, आने वाली मुसीबत का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि गार्डियन एंजल आ चुका है जो मेरी जान लेने की कोशिश करेगा और मेरे साथ रहते रहते हैन की जान को भी खतरा है। आखिर दोस्तों किस तरह सियोन गार्डियन एंजल का मुकाबला करेगा और क्या सच में हैन ही वो लड़की है जो सियोन की मौत को टाल सकती है, आगे पता चलेगा। इसी सीन के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। बाकी अगर आप तरीके इस्तेमाल करें हैन को आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आता। सियोन बेचारा अभी भी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे वो हैन को आत्माओं से छुटकारा दिला दे। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें सियोन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने अंकल को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा था कि आपने तो कहा था कि आप मुझे आत्माओं से बचाओगे, लेकिन आप तो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए, ऐसा क्यों किया आपने। साथ ही हम सियोन की गर्दन के पीछे किसी तरह का सिंबल देख पाते हैं। सियोन बताता है ये सिंबल उसी इंसान पर बनता है जिसको कैमरा ने चुना हो, लेकिन किस लिए चुना हो वो सियोन नहीं बताता। शायद ऐसा हो सकता है कि सिंबल वाला इंसान ही कैमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तभी वहाँ पर वो छोटी हैन आ जाती है जिसके पास वो कैमरा होता है, यानी कि आत्माओं की फोटो खींचने वाला। उसको देखकर सियोन हैरान, वो कहता है कि ये कैमरा तुम्हें कहाँ से मिला, क्या तुम भी मर चुकी हो उस कार एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारे माता पिता मारे गए। लेकिन हैन कहती नहीं मैं तो जिंदा हूँ, पर मुझे याद ही नहीं ये कैमरा मेरे पास कैसे आया। सियोन उससे उसका नाम पूछता है तो वो उसको कुछ और नाम बताती है। इसी वजह से दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर सियोन हैन को पहचान नहीं रहा कि बचपन में वो उससे मिल चुका है, उसे याद ही नहीं है, क्योंकि बचपन में हैन ने उसको अपना नाम कुछ और बताया था। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि जिस तरह का सिंबल सियोन की गर्दन पर बना हुआ है, ठीक वैसा ही सिंबल हैन के हाथों पर भी बना हुआ है। लेकिन आखिर इस सिंबल का राज क्या है, कैसे वो हैन के हाथों में बना, और सबसे मेन बात कि जिस बच्ची को हम हैन समझ रहे हैं वो हैन है भी या फिर नहीं। इन चीजों के बारे में दोस्तों आगे पता चलेगा हमको। अब प्रेजेंट टाइम पर सियोन हैन के साथ साथ चल रहा होता है। ये देखकर हैन सोचने लगती है कि आज इसको हो क्या गया, ये मेरे इतने करीब क्यों चल रहा है। सियोन कहता है कि तुमने ही तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे ताकि एक दूसरे की मदद कर पाए, इसीलिए अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ताकि तुम मुझे अपनी शक्तियों से बचा लो और मैं तुम्हें भूतों से बचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, समझी, और मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ये भी इसका मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। बेचारी हैन कुछ पल के लिए खुश हुई थी कि शायद सियोन मुझे पसंद करने लगा है, लेकिन सियोन ने तो एक सेकंड में उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। इसीलिए वो घर आकर कहती है कि देख लेना सियोन, कैसे भी करके मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा कर रहूंगी, ये मेरा चैलेंज है। अगले सीन में दोस्तों हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस्ड लग रही है। वो एक काउंसिल में फोन करके एडम नाम के बंदे से कहती है अब जिंदगी से मेरा मन भर चुका है, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। एडम कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं हूं ना, मुझसे बात करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। असल में एडम एक कंपनी में काम करता है। उस कंपनी के लोगों का काम होता है कि जो भी लोग अकेलापन महसूस करें जिंदगी से, जिनका मन भर जाता है, तो ये कंपनी के लोग उनसे बात करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। एडम पिछले 6 महीने से मैरी से बात कर रहा है। मैरी पहले काफी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन एडम ने उससे बात कर करके उसको मोटिवेट किया और इसी वजह से मैरी की जिंदगी में सुधार आ गया। और यहाँ तक कि वो तो एक आदमी के साथ अब रिलेशनशिप में भी है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही बेकार किस्म का इंसान निकला। वो डेली मैरी को मारा पीटा करता। बेचारी मैरी ने सोचा था कि उसके
साथ कोई उसका बहुत ही क्लोज रहेगा तो वो खुश रहना सीख जाएगी, लेकिन बॉयफ्रेंड उसको मिला किसी काम का नहीं। इसीलिए वो ब्रिज के पास आकर एडम से कह रही होती है कि मैं मरने जा रही हूँ, तुमने 6 महीने तक मुझसे बातें की, मुझे सहारा दिया, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। ये सुनकर तो एडम उसको बातों में उलझाता है और तुरंत गाड़ी लेकर ब्रिज के पास पहुंच जाता है ताकि मैरी को आत्महत्या करने से बचा पाए। वो कहता है, देखो मैरी, मेरी बात सुनो, हम आराम से बात करके किसी चीज का हल निकाल लेंगे, ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। और तब उसकी बातें सुन सुनकर मैरी ब्रिज से साइड हो जाती है, लेकिन एडम दोस्तों अभी भी ब्रिज के पास खड़ा होता है। और तब मैरी को न जाने क्या हो जाता है, अचानक से वो एकदम ज्यादा डर कर एडम को धक्का मार देती है। बेचारा एडम नीचे गिर जाता है ब्रिज से और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। बिल्कुल उल्टा सीन हो गया, बचाने आया था बेचारा, लेकिन खुद ही मौत का शिकार हो गया। और ये देखकर मैरी घबरा जाती है, तुरंत वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ सियोन जब स्टूडियो में होता है तभी वहां पर कुछ डिलीवरी वाले पहुंच जाते हैं जो सामान वगैरह लेकर आए थे। इन सामान को हैन ने ऑर्डर किया था। वैसे सामान के अंदर ऑफिस की डेस्क वगैरह होती है। सियोन कहता है, ये सब है क्या? तो हैन बताती है, देखो ये मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, अब से मैं जो काम रहेगा वो तुम्हारे साथ स्टूडियो में बैठ कर ही करूंगी। इससे हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, है ना, और साथ ही साथ एक दूसरे के करीब भी रहेंगे। बेचारा सियोन सोच रहा था कि कहां से इस लड़की के चक्कर में पड़ गया मैं, पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसने। तब वहां पर जूलिया ऑफिस में आती है, जहां उसका बॉस उसको अपने बेटे को होमवर्क करवाने का काम दे देता है कि अगर प्रमोशन चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ऑफिस के बाद का टाइम निकाल कर इसको काम करवा देना। वहीं पर जून भी खड़ा होता है, जो देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि असल में वो भी इसी कंपनी में काम किया करता था और इसी बॉस ने प्रमोशन का लालच देकर गधा मजदूरी करवाई थी उससे, जिससे कि जून की जान चली गई। वही काम वो जूलिया के साथ भी करवा रहा है और ये सारी चीजें देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। अब वो आत्मा है तो थप्पड़ तो मार नहीं सकता बॉस को, इसलिए वो सफाई करने वाली महिला के शरीर में घुस जाता है और नाटक का कॉल करके बातें करते हुए कहता है कि मेरे बेटे से कह देना कि वो अपना होमवर्क खुद करे, दूसरे से करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने संस्कार अच्छे दिए अपने बच्चे को। ऐसी दोस्तों कई सारी बातें जून वहां पर बोलता है और ये सारी बातें सुनकर बॉस की हालत खराब कि ये अपने बेटे को चिल्ला रही है या फिर मुझे चिल्ला रही है, लेकिन जो भी है बात तो बराबर ही कह रही है ये। और इस तरह बॉस के भी समझ में आ जाता है। अब रात को सियोन और बाकी जब स्टूडियो में होते हैं तभी न्यूज में एडम और मैरी के बारे में बताया जाता है कि एडम ने मैरी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मैरी ने एडम को नीचे फेंक दिया, जिससे बेचारे एडम की जान चली गई। मीडिया में मैरी को वांटेड बताकर उसकी तलाशी शुरू कर दी जाती है और एडम को नेशनल हीरो बना दिया जाता है। लेकिन जब ये चीज सियोन और बाकी देखते हैं उनको एक बात समझ नहीं आती कि अचानक से मैरी को हुआ क्या। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो पजेस हो गई हो, जैसे कि जेम्स के साथ हुआ था। वो ट्रक चला रहा था, उसके अंदर कोई आ गया और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। ये भी हो सकता है या फिर बात कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि उस समय मैरी के एकदम से हाव भाव बदल गए थे। अब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि क्या हुआ होगा, तभी स्टूडियो में एडम की आत्मा पहुंच जाती है। सभी उसको देखकर हैरान कि इसी की तो न्यूज सुन रहे थे, बड़ा जल्दी आ गया ये तो। जून और बाकी कहते हैं कि हमें पता है तुम्हारी आखिरी इच्छा मैरी से पूछने की ये होगी ना कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन एडम कहता है नहीं, उसने जो भी किया मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैरी अभी भी खुश है या फिर नहीं, या मेरे साथ ऐसा करने की वजह से वो दोबारा खुद की जान देने की कोशिश ना कर बैठे, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। इसलिए मुझे मैरी के पास लेकर चलो, बस उसको मैं एक बार खुश देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सियोन और बाकी हैरान हक्के बक्के कि बड़ा कमाल का बंदा है यार ये, जिस लड़की ने बताओ उसकी जान ली, उसको खुश देखने की इसकी आखिरी इच्छा है बताओ। इसलिए सियोन कहता है कि तुम 3 दिनों तक यहाँ पर रहोगे, उससे पहले हम मैरी को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ एक महिला पुलिस स्टेशन आती है जो अपने बिल्ली के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। पुलिस वाले तो हैरान होते हैं कि बड़ी अजीब बात है, आजकल डेली लोग बिल्लियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। तभी हम एक महिला को देखते हैं, वो जैसे ही अपनी पालतू बिल्ली के पास आती है उसको वो सब मरी भी दिखाई देती है। और इनको दोस्तों ट्रक वाली आत्मा ने मार कर खा लिया था, यानी कि यही आत्मा सारी बिल्लियों को मार रही है ताकि इससे शायद वो अपने ताकत को बढ़ा पाए, वरना बिल्लियों को मार कर खाने का दूसरा मतलब तो बनता नहीं है कुछ। अगले दिन सियोन जब हैन के पास आता है तो उसको हैन एडम से बात करते हुए दिखाई देती है। एडम उससे कहता है कि क्या तुम पर्सनली मेरे सारे क्लाइंट के पास जाओगी जिनके साथ मैं कंपनी में बातें किया करता था, मेरे मरने से वो अकेले हो जाएंगे, इसलिए तुम उनसे मिलो और बड़े प्यार से उनसे कहना कि देखिए आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों को एडम से भी बढ़िया बंदा मिल जाएगा जो आप सबका अकेलापन दूर करने की कोशिश करेगा। हैन हाँ में जवाब देती कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर एडम उसका हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया करने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, और उसको ये करता हुआ देखकर सियोन को जलन होने लगती है कि ये हैन का हाथ कैसे पकड़ सकता है, वो भी इस तरह। तो वो तो जल्दी से एडम के पास आकर कहता है कि जाओ जाओ स्टूडियो के अंदर रहो, मैं मैरी को ढूंढने में लगा हुआ हूँ, जल्दी मिल जाएगी वो। एडम चला जाता है, लेकिन हैन सियोन से कहती है क्या बात है, पहली बार जलन हुई तुम्हें है?
लेकिन सियोन कहता है जलन किस बात की है, किसी भी आत्मा से क्लोज होने की कोशिश मत करो, हर आत्माएं अच्छी नहीं होती, जो जितना अच्छा खुद को दिखाता है ना उतना ही बुरा होता है वो। पर हैन कहती नहीं, एडम तो बहुत ही अच्छा है, मरने के बाद देखो उसको अपने क्लाइंट्स का कितना ज्यादा ख्याल है, तुम बिना मतलब उस पर शक कर रहे हो वैसे। अब कुछ देर के बाद सियोन मैरी को ढूंढने उसके घर आता है, लेकिन वो वहां भी मौजूद नहीं होती। सियोन हर जगह ट्राई करता है लेकिन मैरी उसे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस के डर से वो छुपी हुई थी। पुलिस ने अगर उसको देख लिया तो एडम की हत्या के आरोप में उसको पकड़ लिया जाएगा। सियोन फिर वहां से उसी ब्रिज के पास आता है जहां से एडम गिरा था वहीं पर, ताकि जान पाए कि अचानक से मैरी को क्या हो गया था। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है, जो सियोन से कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आम पब्लिक का आना मना है, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है। सियोन कहता है कि अरे मैं तो जरा रास्ता भटक गया था तो यहाँ पर आ गया। इतना कहकर वो चला जाता है चुपचाप। लेकिन ऑफिसर को शक हो गया था कि ये रास्ता भटक कर तो यहाँ नहीं आया होगा, जरूर कुछ और बात है। अब सियोन काफी मशक्कत करके आखिरकार मैरी को ढूंढ निकालता है। सियोन को देखकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको शांत करते हुए कहता है देखो डरो मत, मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ कि उस रात क्या हुआ था। इसीलिए मैरी उसको सारी सच्चाई बता देती है। अब सच्चाई जानकर सियोन एडम के पास आता है और उससे कहता है कि चलो तुम्हें वापस आत्माओं की दुनिया में भेजना है, इसलिए फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाओ। एडम कहता है कि ऐसे कैसे, मैं तो मैरी से मिला भी नहीं और ना ही मेरी आखिरी इच्छा पूरी हुई है अभी, तो मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ। सियोन कहता है कि तेरी सच्चाई मैरी ने मुझे बता दी, इज्जत से कह रहा हूँ बिना मैरी से मिले वापस चला जा, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। दोस्तों अब हमें बताया जाता है कि मैरी ने सियोन से क्या कहा। तो ये सारी चीजें 6 महीने पहले शुरू हुई। एडम ने मैरी से बातें की, उसको डिप्रेशन से बाहर निकाला, इस वजह से मैरी की जिंदगी में सुधार आ गया। लेकिन इसके बाद से मैरी ने अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दी। जब वो घर से बाहर होती और घर में वापस आती तो उसे घर में किसी अनजान लड़के के जूते दिखाई देते, मानो कि कोई उस पर नजर रख रहा हो और उसके गैर मौजूदगी में उसके घर में भी आ रहा हो। ये सारी चीजें यहीं पर नहीं रुकती। उस अनजान इंसान ने डेली मैरी को जूते भेजना भी शुरू कर दिया था। वो हमेशा जूतों के साथ लेटर भी भेजा करता और उसको डराने की कोशिश करता कि मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। बेचारी मैरी डिप्रेशन से बाहर ही आई थी कि उस अनजान इंसान ने डिप्रेशन से भी बढ़कर मुसीबत में उसको डाल दिया और इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता पीटता करता, क्योंकि उसको शक हो गया था कि मैरी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मैरी एकदम परेशान हो चुकी थी कि आखिर कौन उसके साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन जब एडम उसको बचाने ब्रिज के पास आया तो उस टाइम उसने वही जूते पहन के रखे हुए थे और ये देखकर मैरी समझ गई कि एडम ही वो इंसान है जो हर समय मुझ पर नजर रखे हुए है और मेरी जिंदगी को नरक बना रहा है। उसी टाइम मैरी को कुछ समझ तो नहीं आया, इसीलिए उसने अनजाने में ही एडम को धक्का मार दिया, जिससे वो मारा गया। और अब एडम ने सियोन को अपनी आखिरी इच्छा मैरी से मिलने की इसीलिए बताई ताकि वो उसे मार सके कि आखिर मैरी की हिम्मत कैसे हुई कि उसने एडम की जान ले ली। इसीलिए सियोन एडम को अब बिना मैरी से मिलवाए आफ्टर लाइफ में भेजना चाह रहा है। लेकिन सच्चाई सामने आता देखकर एडम सियोन पर ही हमला कर देता है और तभी पार्क तुरंत वहां पर आकर एडम को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, जिस लड़ाई की वजह से स्टूडियो की दीवार टूट जाती है और यही मौका देखकर एडम स्टूडियो से भाग निकलता है ताकि क्या मैरी को मार पाए। अब सियोन भी बड़ा डरा हुआ होता है कि हैन को तो एडम की सच्चाई पता नहीं है और ये एडम जरूर हैन का इस्तेमाल करेगा ताकि मुझे ब्लैकमेल कर पाए मैरी की लोकेशन बताने के लिए। वो हैन को कई बार कॉल भी लगाता है, लेकिन फोन साइलेंट होने की वजह से वो कॉल नहीं देख पाती और जैसा सियोन ने सोचा था वही होता है। एडम पहुंच जाता है हैन के पास। हैन उससे कहती है मैंने तुम्हारे सारे क्लाइंट की लोकेशन निकाल ली है, अपनी दोस्त के साथ सभी से मिलने चले जाऊंगी मैं। लेकिन जब हैन की दोस्त उन क्लाइंट के बारे में जानकारी निकालती है तो उसको पता चलता है कि एडम के सारे क्लाइंट्स ने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करके रखी हुई है कि एडम उनको परेशान करता था। ये जानकर तो हैन काफी ज्यादा डर जाती है कि ये एडम सही इंसान है भी या फिर नहीं। और एडम इस समय वहीं पर खड़ा होता है और उसकी सच्चाई हैन को पता चल चुकी थी, तो हैन वहां से भागकर सियोन के पास जाती है। लेकिन वो वहां पहुंच पाती उससे पहले एडम हैन के अंदर घुसकर उसको पजेस कर लेता है। और इधर सियोन जब दोबारा हैन को फोन लगाता है तो किस्मत से इस बार हैन फोन उठा लेती है। लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही थी वो आवाज हैन की थी, लेकिन शब्द होते हैं एडम के। वो सियोन से कहता है कि अगर हैन को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत ब्रिज के पास आ जाओ, वरना यहाँ से कूदकर मैं हैन को मार डालूंगा। ये सुनकर सियोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिसका डर था वही हो गया। वो भागकर ब्रिज के पास जाता है जहाँ हैन ब्रिज के काफी ऊंचाई पर खड़ी होती है एकदम आगे, और जरा से भी आगे गई तो सीधे नीचे गिर जाएगी। हैन को नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो खुद के होश में तो थी नहीं, उसके शरीर को तो एडम ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। वो सियोन से कहता है कि हैन को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे बताओ मैरी कहाँ पर है, और अगर बता दिया तो मैं हैन को छोड़ दूंगा चुपचाप। सियोन कहता है कि आखिर तो मैरी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? जिस पर एडम कहता है कि मैंने 6 महीने तक मैरी से बातें की, उसका अकेलापन दूर किया,
लेकिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आई तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पहले तो उसको परेशान किया, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को भी उसके खिलाफ कर दिया, मैरी के बारे में गलत बातें बताकर कि वो 10 लड़कों के साथ रातें बिताती है। इसलिए उसने मैरी को छोड़ दिया और फिर दोबारा से डिप्रेशन में आने के बाद मैरी ने मुझसे बातें करना शुरू किया, लेकिन वो आत्महत्या करने वाली थी। मैंने उसको बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे ही मार दिया, बताओ। इसलिए अब मैं उसको मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ आफ्टर लाइफ में लेकर जाऊंगा। ये सुनकर सियोन कहता है कि पहले मैरी को ढूंढ कर तो दिखा, उसके बाद लेकर जाना। इतना कहने के बाद वो तुरंत हैन का हाथ पकड़ लेता है। इससे हैन की शक्तियां जाग जाती है और ऐसा होता ही एडम की आत्मा हैन के शरीर से दूर निकल कर चली जाती है। एडम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो दोबारा से सियोन और हैन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पार्क तब वहां पर आकर एडम से लड़ना शुरू करता है। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है और इस बार पार्क एडम पर भारी पड़ते हुए उसकी आत्मा को उसी ब्रिज के नीचे फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि इससे एडम की आत्मा शायद खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं था दोस्तों कि एडम की आत्मा खत्म हुई या फिर नहीं। अब कुछ देर के बाद हैन को होश आता है तो वो खुद को सियोन की बाहों में देखकर थोड़ा खुश होती है कि सियोन ने मुझे बचा लिया। वो उससे कहती है, तुमने सही कहा था, मुझे किसी अनजान आत्मा पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और एक बात बताओ, क्या मैंने पजेस होकर तुम पर हमला करने की कोशिश की थी? सियोन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुमने मेरा अच्छे से साथ भी दिया। सियोन हैन को ये नहीं बताता कि कैसी मुसीबत से लड़कर उसने हैन को बचाया, और हैन को सियोन के हाथों पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा भी जाती है कि इतनी गहरी चोट लग गई, बताओ। तो वो बड़े प्यार से सियोन के कट पर पट्टी लगा देती है। सियोन तो हैन को वापस पाकर बड़ा खुश था कि उसको दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता उसकी चोट का। वो हैन से कहता है कि कुछ दिनों के बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन वादा करो कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ हमेशा मेरे करीब रहोगी, मुझसे दूर जाने की सोचोगी भी नहीं। और ये सुनकर हैन का तो दिल भर आता है, वो यही तो सुनना चाह रही थी इतने टाइम से। इसलिए वो तुरंत सियोन को गले लगाते हुए कहती है, जब तक सांसें बाकी रहेंगी तब तक मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगी। दोनों बड़े खुश होते हैं। अब अगले दिन सियोन हर समय हैन के साथ रहता, उसके साथ उसके ऑफिस जाता, क्योंकि उसको डर था कि अगर एडम की आत्मा कहीं भटकती भटकती दोबारा यहाँ पर आ गई तो वो दोबारा से हैन पर हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए वो एनी टाइम उसके साथ रहता है। हैन को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती, फ्री का बॉडीगार्ड जो मिल रहा था। अब रास्ते में जब भी आत्माओं को देखकर हैन डर जाया करती तो सियोन उसका हाथ पकड़ लेता ताकि हैन को डर ना लगे। अब हैन जाती मैरी से मिलने के लिए ताकि एडम के खिलाफ सबूत वगैरह इकट्ठा कर पाए, जिससे दुनिया को पता चल जाएगा कि जिस इंसान को सभी ने नेशनल हीरो बना के रखा हुआ है वो कितना बुरा इंसान है, और जिसको लोग वांटेड समझ रहे हैं वो तो बेचारी एक विक्टिम है जिस पर अत्याचार हुआ है। मैरी के पास वो सारे डिलीवरी बॉक्स के बिल्स वगैरह मौजूद होते हैं जिनमें एडम उसको जूते भेजा करता था। अभी भी कई सारे जूते मैरी के पास ही होते हैं, इसलिए हैन इन सभी सबूतों के आधार पर मैरी का केस लड़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को सीसीटीवी की मदद से ये पता चल जाता है कि हैन भी ब्रिज पर चढ़ी थी और उसके साथ सियोन भी मौजूद था, और ये वो समय था जब एडम ने हैन को पजेस किया हुआ था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि आखिर ये दोनों ब्रिज पर कर क्या रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सियोन हैन को मजबूर कर रहा था आत्महत्या करने के लिए? क्योंकि इसी ब्रिज के पास घूमते हुए मैंने उसको देखा भी था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सियोन से मिलकर इसके बारे में जरूर बातें करेगा। अब रात को हैन को अकेले सोने में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, तो वो सियोन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो, क्योंकि मुझे अकेले सोने में बहुत ही डर लग रहा है। सियोन तो उसके कमरे में चला जाता है और जमीन पर बैठे बैठे सोने लगता है, जहाँ उसे बहुत तेज बुखार भी चढ़ जाता है। बुखार में होने के बावजूद भी उसने पूरा दिन हैन का ख्याल रखा। ये देखकर हैन को थोड़ा बुरा भी लगता है कि मेरी वजह से बेचारे की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन फिर अगली सुबह उसकी हालत में सुधार हो जाता है। अब अगले दिन हैन मैरी को उसके घर पर लेकर आ जाती है, जहाँ आने से वो अभी भी डरती है क्योंकि यहाँ पर अभी भी एडम के जूते होंगे और उन जूतों से अभी मैरी को बहुत डर लग रहा है। लेकिन वहाँ पर अभी कोई जूता नहीं होता, बल्कि सियोन और बाकियों ने मिलकर पूरा घर एकदम अच्छे से सजा दिया होता है। वहाँ पर कुछ पौधे भी रखे होते हैं जिनको डेली मैरी को पानी देना होगा। यही पौधे हर दिन उसको जिंदा रहने की वजह देंगे। ये देखकर मैरी की आंखें भर आती है, वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। अब रात को सभी स्टूडियो में होते हैं कि तब पार्क के पास जो वॉकी टॉकी होता है वो बजने लगता है, क्योंकि मरने के बाद भी वो अभी तक अपने पास वॉकी टॉकी रखता है ताकि जान सके कि कब पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है और जिसमें मतलब वो काम आ सकता है पुलिस के। तो इस बार ये अनाउंस किया जाता है कि एक अपराधी के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, इसलिए पार्क पुलिस वालों की मदद करने चला जाता है ताकि अपराधी को पकड़ पाए। और जो अपराधी बचकर भाग रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वही है दोस्तों जो पार्क की जान लेकर भागा था।
और उस अपराधी के पीछे पार्क का ही दोस्त पड़ा होता है, जिसने कसम खा ली थी कि वो कैसे भी करके पार्क के हत्यारे को पकड़ कर रहेगा। इसीलिए पार्क वहां पर पहुंच जाता है और उस अपराधी के ऊपर हमला करना शुरू करता है। वो डायरेक्ट तो उसको नहीं मार सकता था, तो वो इधर उधर का सामान उठाकर उस पर फेंकता है, जिस वजह से पार्क का दोस्त उस अपराधी को पकड़ लेता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है कि आज मैंने अपने दोस्त के हत्यारे को पकड़कर अपनी कसम पूरी भी कर ली। काश मेरा दोस्त यहीं पर होता तो वो कितना खुश होता। पार्क वहीं पर खड़ा होकर सारी चीजें सुन रहा होता है, जो देखकर उसको बहुत ही खुशी महसूस होती है। ये न्यूज देखकर हैन और बाकी लोग भी खुश होते हैं। उसी के साथ साथ पार्क की पत्नी के आंसू भी रुकने का नाम नहीं लेते। पार्क ने उससे वादा किया था कि घर आऊंगा तो अपराधी को जेल में डालने के बाद ही आऊंगा। आज अपराधी जेल में तो चला गया, लेकिन पार्क घर नहीं आया। जबकि पार्क वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको देख नहीं सकती थी। जिंदा रहते हुए तो नहीं, लेकिन मरने के बाद पार्क ने अपना वादा पूरा कर लिया। अगले सीन में पुलिस ऑफिसर सियोन के पास आता है ताकि उससे पूछताछ कर पाए। वो घर की अच्छे से तलाशी लेता है कि सियोन ने हैन को बंदी बनाकर तो नहीं रखा कहीं, लेकिन हैन तो वहां पर आकर कहती है कि ऑफिसर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ काम हो तो मुझे बताइए। उसको देखकर ऑफिसर की जान में जान आती है, क्योंकि ऑफिसर हैन को पसंद करने लगा था दोस्तों, और उसको डर हो गया था कि कहीं हैन किसी मुसीबत में तो नहीं है। यही जांच करने के लिए वो यहाँ पर आया था, पर हैन को मुसीबत में ना पाकर उसकी जान में जान आती है, इसीलिए वो खुशी खुशी चला जाता है वहां से। दूसरी तरफ पार्क जब अपने घर में होता है, तभी वहां पर एक बंदा आता है उसकी पत्नी से मिलने के लिए। दोनों को देखकर लग रहा है कि पार्क की पत्नी अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और वो उस इंसान के साथ अपने नए रिलेशनशिप की शुरुआत करेगी। पार्क का दिल टूट जाता है। उसी के साथ साथ हैन मैरी का केस जीत जाती है, जिससे साबित हो जाता है कि मैरी ने कोई गलती नहीं की थी। उसने अनजाने में एडम को धक्का मार दिया था बस। साथ ही एडम कैसा इंसान था उसकी भी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। अब दोस्तों हमें उसी ब्रिज के नीचे का सीन दिखता है जहाँ एडम गिरा था। वो अभी तक जिंदा है। वो जैसे नदी पार करके बाहर निकलता है तो सियोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर ट्रक वाली आत्मा पहुंच जाती है, जो एडम को पकड़कर उसकी आत्मा को भी अपने अंदर डाल देती है। न जाने आखिर ये ट्रक वाली आत्मा करना क्या चाहती है दोस्तों, आगे पता चलेगा। तो वहीं स्टूडियो के अंदर हैन और सियोन साथ में होते हैं, जहां हैन सियोन का फोटो खींच रही होती है ताकि बाद में ये फोटो सियोन के पिता के पास लगाई जा सके। हालांकि सियोन अभी ये नहीं बताता कि मरने के बाद ही मेरी ये फोटो लगेगी, इसीलिए अनजाने में ही हैन बड़ी खुशी से उसकी फोटो खींच रही होती है। दोनों साथ में बड़े खुश होते हैं, लेकिन क्या ये खुशी हमेशा बरकरार रहेगी या फिर 35 साल होते ही सियोन हमेशा हमेशा के लिए हैन से दूर हो जाएगा? आगे पता चलेगा और ये ड्रामा कब तक चलेगा।